दूसरी तरफ कहीं कमरे में एक आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आदमी, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़े हो? बोलो जो बोलने आए हो। सामने खड़ा लड़का थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर वो लड़की जिंदा है, किसी ने उसे बचा लिया था। यह सुनकर आदमी अपनी सिगरेट फेंकता है और उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए वो आदमी बोलता है, 4 दिन बाद खबर लाया, वो भी इतनी बुरी। वो लड़का गाल पर हाथ रख के पीछे हो जाता है, फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, सर एक खबर और है। डॉक्टर ने कहा है साहब की मेमोरी लॉस हो चुकी है, उन्हें पिछले 4 साल की कोई भी चीज़ याद नहीं है। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। वो आदमी उस लड़के की लाई दूसरी खबर सुनकर खुश हो जाता है और उससे कहता है, अच्छी बात है, अब कोई समस्या नहीं होगी और ध्यान रखो कि उसे कुछ याद भी ना आए। डॉक्टर से बात कर लेना, साथ ही मिस्टर रहेजा से कहो अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाएं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। लड़का सिर झुका देता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, फाइनली अब सब मेरे हिसाब से होगा और मिस्टर रहेजा भी अब मेरे काम आएंगे। वो आदमी हंसते हुए एक कमरे की तरफ चला जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने रिधान लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। हॉस्पिटल में नकुल सृजा पर थोड़ा चिल्ला देता है तो सृजा चुप हो जाती है और कुछ देर बाद ही दवाई के असर से उसे नींद आ जाती है। नकुल उसे सोते हुए देखता है, फिर उठकर कमरे के बाहर चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और सामने बने पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाता है। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए उस पार्क में कोई भी नहीं था। नकुल के दिमाग में कुछ यादें घूमने लगती हैं। फ्लैशबैक, एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल होगी, वो इधर उधर भाग रहा था और उसके पीछे एक औरत आ रही थी जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो बच्चा भागता रहता है पर वो औरत जाकर सोफे पर बैठ जाती है और उस बच्चे को आवाज़ देती है, नकुल बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। नकुल, नो माँ, आप ज़बरदस्ती मुझे ये खाना खिलाने लगोगे। औरत, नहीं बच्चे, आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाऊंगी, अभी तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आपको बुला रही हूँ, इसलिए आओ जल्दी से, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। नकुल दौड़कर आता है और उनके गले लग जाता है। नहीं मम्मा प्लीज़, नाराज़ मत होना। आप बताओ क्या बात करनी थी आपको। निशा, बैठिए और ये बताइए आपको यह सब्ज़ी क्यों नहीं पसंद है। देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सारी पावर मिलेगी और आप सबसे पावरफुल बन जाओगे। नकुल, सच में मम्मा ऐसा होता है क्या? निशा जी हाँ में सिर हिलाती हैं और एक चम्मच भरकर उसको खिला देती हैं। नकुल सोच में चला जाता है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। नकुल, मुझे बहुत सारी पावर मिलेगी ना, तो मैं आपको सबसे प्रोटेक्ट करूँगा और फिर पापा भी आपको कुछ नहीं कहेंगे और जिया को भी प्रोटेक्ट करूँगा। वैसे भी भाई तो बहन को प्रोटेक्ट करता ही है। यह सुनकर निशा जी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, पर वो धीरे धीरे नकुल को बातों ही बातों में पूरा खाना खिला देती हैं और फिर उसको प्लेट दिखाकर कहती हैं, देखिए आपने तो सब फिनिश कर दिया। नकुल ये देख मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने सब खा लिया, लेकिन अब देखना मेरे पास पावर आ जाएगी। निशा जी मुस्कुराती हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर हाँ में सिर हिला देती हैं। यह सब याद करते हुए वर्तमान में भी नकुल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का तड़पता हुआ शरीर आ जाता है। जिस वक्त वो शायद कुछ कहना चाह रही थी, इस वजह से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो तेज़ी से बेंच पर अपना हाथ मारता है। तेज़ी से मारने की वजह से उसके हाथ में वहाँ लगी कील लग जाती है और खून आने लगता है, पर अपने गुस्से में नकुल को इस बात का कोई होश नहीं था। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है, फिर उठकर वापस हॉस्पिटल के अंदर सज्जा के पास चला जाता है और वहीं सोफे पर लेट जाता है। ठीक से नींद न लेने और थके होने की वजह से जल्दी ही वो नींद के आगोश में चला जाता है। उधर वो आदमी जब रिधान के कमरे में आते हैं तो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरने लगते हैं और धीमी आवाज़ में कहते हैं, बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, पर तुमने ही ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया था, पर अब तुम मेरे पास आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये थे रिधान के पिता राजीव कपूर, जिन से रिधान दूर रहता था और इनका घर छोड़कर जा चुका था
और वो क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। किसी का स्पर्श अपने सिर पर महसूस कर रिदान उठ जाता है और सामने अपने पापा को देखता है तो मुस्कुरा देता है। रिदान, आप कहाँ थे? शाम को मैं आपके बारे में पूछ रहा था। तो अभय वहीं खड़ा जो कुछ देर पहले राजीव कपूर के साथ था ने कहा, आप कहीं बिजी हैं? राजीव, हाँ वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। चलो तुम दवाई ले लो और सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है अभी। रिदान सिर हिला देता है और दवाई खा लेता है। उसके बाद राजीव जी उस रूम से बाहर आ जाते हैं और किसी को कॉल करते हैं। राजीव, डॉक्टर वो दवाई काम करेगी ना? और रिदान कब तक ठीक होगा? डॉक्टर, हाँ राजीव जी, आपने जैसा कहा है वैसी ही दवाई मैंने अभय को दे दी थी अभी कुछ देर पहले, और उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, सिर्फ सिर पर अंदरूनी चोट लगी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर उसकी याददाश्त वो तो आप जानते ही हैं, साथ ही उसे थोड़े चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपने कहा वो भी मैं कर रहा हूँ। राजीव, हाँ ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा बेटा मेरे पास है तुम भी सही सलामत रहोगे। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह रिधान अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो चुका था, इसलिए वो जिद करके बाहर हॉल में आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है। एक नौकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक आदमी और उनके साथ एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी पर्सनालिटी से काफ़ी रौबदार लग रहे थे, वहीं वो लड़की काफ़ी सिंपल सी लग रही थी देखने में। उसने कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई थी और बालों की पोनी बनाई हुई थी। वो आदमी उस नौकर से कहते हैं, जाओ अपने साहब से जाकर कहो मिस्टर रहेजा आए हैं। वो उन्हें बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहता है और ख़ुद राजीव जी के पास चला जाता है। उधर मिस्टर रहेजा, आलोक रहेजा, शहर के जाने माने बिजनेसमैन, और साथ में उनकी बेटी छवि रहेजा, जिसे उनके बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, पर वो नहीं जानती थी कि किसी बिजनेस डील की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा है। वो दोनों जाकर रिधान के सामने बैठ जाते हैं। रिधान उन्हें पहचानने की कोशिश करता है, पर मिस्टर रहेजा कहते हैं, बेटा भूल गए क्या, मैं आलोक अंकल। और फिर छवि की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये छवि। रिधान थोड़ा सोचता है तो उससे मिस्टर रहेजा तो याद आते हैं, पर छवि नहीं याद आती है। तो वो कहता है, अंकल आप तो याद हैं मुझे, पर छवि नहीं, शायद सिर पर लगी चोट का असर है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। मिस्टर रहेजा मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। छवि वहीं बड़े ध्यान से रिदान को देख रही थी। तभी राजीव जी नीचे उतरकर आते हैं और मुस्कुराते हुए आलोक के गले लग जाते हैं। छवि उनके पैर छूने के लिए आगे आती है तो वो रोक देते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती हैं, तुम बैठ जाओ, रिदान से बात करो, तब तक मैं तुम्हारे पापा से कुछ ज़रूरी बात कर लेता हूँ। छवि सिर हिला देती है। दोनों के पापा वहाँ से चले जाते हैं। छवि रिदान से बातें करने लगती है, पर अचानक से रिदान के सर में दर्द होने लगता है। रिदान, आई एम सॉरी छवि, पर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तब तक तुम कुछ खा पी लो। छवि, ओके, नो प्रॉब्लम, वैसे भी तुम्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत है तो तुम जाओ। रिदान उठकर जाने लगता है, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, चक्कर आने की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है, पर छवि का ध्यान उस पर ही था, इसलिए वो तुरंत उसे संभाल लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर अगले ही पल छवि उससे कहती है, चलो मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ, तुम बता दो कहाँ है रूम। रिदान उसे मना करता है, पर छवि उसकी बात नहीं मानती। तो फिर रिदान उसे अपना कमरा बता देता है, तो वो उसे लेकर उसी तरफ बढ़ जाती है। स्टडी रूम में मिस्टर रहेजा और मिस्टर कपूर हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। आलो, तो मिस्टर कपूर, आप अपना वादा पूरा करने वाले हैं ना, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर? राजीव जी, मिस्टर रहेजा, अब हम अपना ये वादा ज़रूर पूरा करेंगे। पिछली बार उस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया था। आलोक, वो सब तो ठीक है, पर ये रिदान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपने कुछ बताया नहीं इस बारे में। ये सुनते ही राजीव जी के चेहरे पर पछतावे वाले भाव आ जाते हैं। वो सिर झुकाकर कहते हैं, यह सब मेरी वजह से हुआ है। उस लड़की से नफरत करने के चक्कर में मैं अपने बच्चे की ही जान लेने चला था। आलोक जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। राजीव जी अपना सिर झुकाकर कहते हैं, रिदान जब से घर छोड़कर गया था वो बस उसी लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। शुरू शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की उसे बुलाने की,
पर वो आया नहीं तो मैंने कुछ कहना छोड़ दिया। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि किसी केस में उसको अरेस्ट कर लिया गया है। यह सुनकर मेरा पारा हाई हो गया। मैं उसे बाहर निकलवाकर उस लड़की को इसके सामने गलत साबित करना चाहता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और गुस्से में मैंने उस लड़की को मरवाने का सोचा। और 5 दिन पहले मैंने कार का एक्सीडेंट करवा दिया। उसमें रिदान भी था उसके साथ। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रिदान को ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना पता नहीं मैं अपने गिल्ट को कैसे निकालता। जब उसका बहता खून देखा तो मुझे पछतावा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, सिर्फ उस लड़की से नफ़रत करने की वजह से। आलोक जी, चलो कोई बात नहीं, यह बस अच्छा हुआ कि रिदान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? राजीव जी, उसे भी किसी ने बचा लिया, पर वो कौन था यह नहीं पता है। लेकिन अब यह अच्छा हुआ कि रिदान को वो बिल्कुल याद नहीं है। अब छवि को उसके साथ रहने देंगे, जिससे दोनों में दोस्ती हो और हम इनका रिश्ता करवा सकें। इस सृजा मलिक को अब मैं अपने रिदान के पास नहीं आने दूंगा। आलोक जी, सृजा मलिक नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। आलोक जी सोचने लगते हैं, तभी अचानक से बोलते हैं, हाँ याद आया, अभी कुछ दिन पहले पता चला है नकुल शेखावत ने किसी से कोर्ट मैरिज की है और उस लड़की का नाम है सृजा मलिक। वहाँ पर मेरे कुछ आदमी हैं, उनसे ही पता चला था मुझे। राजीव जी हैरानी से कहते हैं, नकुल शेखावत? वो शेखावत एम्पायर्स का सीईओ जिसने कम उम्र में ही अपना नाम पूरी दुनिया में फैला दिया है, वो कैसे उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी कर सकता है? आलोक जी, हमें क्या करना है यह सोचकर उस लड़की ने किसी से भी शादी कर ली है तो ये तो अच्छा ही हुआ ना हमारे लिए। राजीव जी, हाँ ये तो सही कहा तुमने, अच्छा है पीछा छूटा हमारा। अब बस ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें और इनकी शादी हो जाए, फिर हम अपने बिजनेस को मिला लेंगे और हमारी ही कंपनी सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। आलोक जी मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। फिर वो दोनों वापस से हॉल में आ जाते हैं। छवि भी रिदान को उसके कमरे में छोड़कर वापस हॉल में आ गई थी। तीनों बैठ जाते हैं। बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, पर छवि को बोरियत महसूस हो रही थी तो वो वहाँ से उठकर बाहर टहलने आ जाती है और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। उसे गानों का काफ़ी शौक़ था। हॉस्पिटल में सृजा की तबीयत अभी ठीक थी, पर उसे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से आराम करने की बहुत ज़रूरत थी। नकुल डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है और फिर सृजा को संभालते हुए घर ले आता है। हॉस्पिटल से घर आकर सृजा को अच्छा लग रहा था। उसे रिदान के बारे में पूछना था नकुल से और एक्सीडेंट के बारे में भी, पर वो सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। घर के अंदर आते ही नकुल विधि को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, सृजा को उसके कमरे में छोड़ दो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब कि उसे टाइम पर दवा देनी है। विधि सिर झुका देती है और सृजा को संभालते हुए कमरे में ले जाती है। विधि की मदद से वो चेंज कर लेती है और बेड पर लेट जाती है। विधि उसे दवाई देती है और पानी का जग भरकर उसके पास वाली टेबल पर ही रख देती है। फिर उसे आराम करने का बोल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सृजा को सोच में डूब जाती है और फिर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे फ़ोन नहीं मिलता तो वो याद करती है। फिर उसे यही लगता है कि उस एक्सीडेंट में उसके फ़ोन का भी एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब कभी नहीं मिलेगा। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस फ़ोन में उसकी काफ़ी सारी यादें थीं जिनके सहारे वो इस 1 साल को काटने वाली थी। पर अब वो सब भी उससे दूर हो गया। वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब वो पहली बार रिदान से मिली थी 3 साल पहले, सृजा के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उनके बाद उसका कोई नहीं था तो उसकी दादी ने ही उसे पाला था। जब सृजा 22 की हुई तब बीमारी की वजह से उसकी दादी की भी मौत हो गई और वो बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। अपने शहर में सब कुछ बेच बाच कर वो हमेशा के लिए मुंबई आ गई। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर इतने तो थे कि वो कुछ दिन अपना गुजारा कर सके। सबसे पहले उसने यहाँ आकर अपने लिए पीजी ढूंढना शुरू किया, जो उसे काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला और अगले दिन उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई और सैलरी भी ठीक ठाक थी, तो उसने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। अगले दिन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। वो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती थी। 3 महीने सब कुछ ठीक रहा। फिर अचानक से ऑफिस एम्प्लॉय को पता चला कि अब यह कंपनी किसी और ने खरीद ली है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह सुनते ही सृजा सोच में पड़ जाती है।
क्योंकि वो किसी भी हालत में जॉब खोना नहीं चाहती थी। कल उनके नए बॉस आने वाले थे। पूरा दिन इसी सोच में निकल जाता है। अगले दिन सृजा ऑफिस आती है तो कंपनी के मैनेजर भी उसे बताते हैं कि पिछले 6 महीने की रिपोर्ट के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को निकालना और रखा जाएगा। यह सुनते ही सृजा का डर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। कुछ देर बाद कुछ एम्प्लॉयज़ को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। बॉस की चेयर पर एक लड़का बैठा था, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच होगी। माथे पर आते बाल, 3 पीस सूट में वो काफ़ी आकर्षक लग रहा था। वो फाइल में कुछ चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहा था। केबिन में मौजूद सभी लड़कियां तो बस उसे ही देख रही थी, पर सृजा खड़ी खड़ी भगवान से अपनी जॉब बचाने के लिए कह रही थी। मैनेजर सामने बैठे लड़के से कहता है, सर सब आ चुके हैं। वो लड़का सिर हिलाता है और सामने की तरफ एक एक को देखता है। सृजा को ऐसे ऊपर मुँह करे बड़बड़ाते देख वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर तेज आवाज़ में बोलता है, सो हेलो एवरीवन, आई एम रिधान कपूर, योर न्यू बॉस। सब आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो मुस्कुराकर कहता है, आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया गया है कि आपको बताया जा सके आपकी नौकरी सेफ़ है। तो आई होप जैसे अब तक आप ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। सब खुश होकर यस सर बोलते हैं तो रिदान भी मुस्कुरा देता है। सब वापस से अपनी टेबल की तरफ चले जाते हैं। सृजा खुश हो जाती है अपनी नौकरी का सुनकर। वो भी सबके साथ वहाँ से चली जाती है। रिदान सृजा के काम से काफ़ी खुश रहता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदलने लगी उन्हें पता भी नहीं चला। 10 महीने सब ऐसे ही चलता रहा। आज सृजा का बर्थडे था और रिदान ने उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी का प्लान किया था। सृजा यह देखकर काफ़ी खुश थी और उसी दिन रिधान ने उसे प्रपोज़ किया था, जिसे सृजा ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो भी रिधान को पसंद करने लगी थी। शुरू शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, पर रिधान के पापा को सृजा के बारे में पता चला तो उन्होंने सृजा को दूर रहने की धमकी दी और साथ ही रिधान को भी मना किया उससे मिलने से, पर दोनों में से कोई नहीं माना और उन्होंने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। रिधान की माँ जब से गई थी वो काफ़ी अकेला हो चुका था, पर उसका यह अकेलापन सृजा के आने से दूर हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे की खामोशी समझने लगे थे। ऐसे में कौन ही एक चाहेगा दूसरे से दूर होना चाहेगा। रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आकर रिधान ने घर छोड़ दिया, पर यह कंपनी उसी के नाम थी तो वो अपना बिजनेस करता रहा, पर धीरे धीरे लॉस होने लगा राजीव जी की वजह से। पर रिधान परेशान नहीं हुआ। सृजा दूसरी जगह जॉब करने लगी थी, जिससे पैसों की दिक्कत ना हो। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। रिधान की बिजनेस को लॉस में जाने से किसी ने बचा लिया था। सृजा याद करती है कि कैसे रिधान की बिजनेस क्लाइंट जिया ने रिधान की कितनी मदद की थी, पर जिया को याद करते ही सृजा के भाव बदल जाते हैं। वो अपना सिर झटकती है और अपनी आदतों से बाहर आ जाती है। वो घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बज चुके थे। सृजा की आंखों से आंसू बहने लगे थे रिधान को याद करके। वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी, पर उसके लिए ये करना पड़ा। पर एक्सीडेंट के बाद से रिधान की कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो बेचैन हो रही थी। वो सोच रही थी कि रिधान अपने पापा के पास कैसे चला गया। नकुल भी अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी। अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी उस पर। वो उठता है और कमरे से बाहर आ जाता है। उसके कमरे की दूसरी तरफ सामने ही सृजा का कमरा था। वो टहलते हुए उधर की तरफ चला जाता है और सृजा के कमरे की तरफ देखता है। दरवाज़ा खुला हुआ था और सृजा बेड पर लेटी रो रही थी। यह देखकर नकुल के दिल में एक कसक सी उठती है, पर ऐसा क्यों होता है यह उसे भी नहीं पता था। वो गार्डन में आ जाता है और टहलते हुए रिधान और उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और तुरंत ही कट जाता है। नकुल फ़ोन निकाल कर देखता है तो क्रस का कॉल था। वो वापस से उसे कॉल करता है। क्रस कॉल उठाता है तो नकुल उससे पूछता है, क्या बात है, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया था? क्रस, वो बॉस, मुझे लगा आप सो रहे होंगे तो बस यही सोचकर कॉल कट कर दिया था। नकुल, अच्छा कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है, कुछ काम था क्या तुम्हें? क्रस, जी बॉस, वो आपको ये बताना था कि रिधान कपूर की मेमोरी लॉस हो चुकी है। उसे पिछले 4 साल का कुछ भी नहीं याद है, जिसका फ़ायदा अब राजीव कपूर उठाने वाले हैं मिस्टर रहेजा के साथ फैमिली रिलेशन बनाकर। यह सुनकर नकुल हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में सृजा का ख्याल आता है
कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा। क्रस, बॉस आप सुन रहे हैं ना? नकुल, हाँ मैंने सब सुन लिया। वैसे काफ़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अब जाकर आराम करो तुम भी। क्रस, जी बॉस। वैसे एक बात पूछें, आप ठीक तो हैं ना? नकुल लंबी सांस लेता है और हाँ मैं ठीक हूँ, बस सृजा के बारे में सोच रहा था, उससे बदला लेना चाहता हूँ। पर जब भी उसे कोई दुख पहुँचाता हूँ मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है। क्रस, बॉस कभी कभी हमारे इमोशंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचिएगा इस बारे में। रखता हूँ, अब गुड नाइट। नकुल कॉल कट करता है और क्रस की कही हुई बात के बारे में सोचने लगता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कुछ देर बाद वापस से अपने रूम में चला जाता है। अब उसे भी हल्की हल्की नींद आने लगी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। सृजा पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। विधि उसके पास बैठी उसे अपने बारे में बता रही थी। तभी वो अचानक से कहती है, आपको पता है सृजा, जब आप बीमार थीं और हॉस्पिटल में थी ना, तो पूरे दिन सर आपके पास ही रहते थे, ऑफिस भी नहीं जाते थे। अपने मैनेजर को ही सारा काम सौंप दिया था उन्होंने। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ध्यान रखा है उन्होंने आपका। सज्जा के बार बार मनाने पर विधि अब उसे नाम से बुलाती थी, पर उसके नाम के साथ आप लगाना नहीं भूलती थी। सज्जा विधि की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे तो अभी तक यही लगता था कि नकुल सिर्फ उसके होश में आने पर ही उसके साथ था, वरना वो उसे छोड़कर चला जाता होगा। पर यह पता चलते ही कि वो पूरे दिन उसके पास रहता था, वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। सृजा खुद से ही, यह मुझसे नफरत करता है तो मेरे लिए वहाँ क्यों रुका? आखिर क्या है ये इंसान, कभी इतना बुरा बन जाता है और कभी इतना अच्छा। बस से बाहर है, इसको समझना तो मेरे। विधि उसको आवाज़ लगाती है तो वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए विधि उसको दवाई देती है। सृजा मुँह बनाती है और दवाई खाकर लेट जाती है। उसे अभी चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो वो रोज़ शाम को उठने के बाद विधि के साथ गार्डन में टहलने जाया करती थी। रिधान भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। मिस्टर रहेजा छवि को उनके यहाँ छोड़ गए थे, यह कहकर कि शहर से बाहर जा रहा हूँ तो थोड़े दिन यहाँ रह लेगी तो अकेला फील नहीं होगा। राजीव जी तो चाहते ही यही थे, तो छवि वहीं रुक गई और वो रिधान का काफ़ी ध्यान रखती थी। कुछ ही दिनों में इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। छवि अपने में मस्त रहने वाली लड़की थी, पर रिधान के लिए उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे रिधान के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता था। लगभग 1 महीना हो चुका था उस एक्सीडेंट को। अब रिधान को पहले जैसे चक्कर नहीं आते थे, पर साथ ही उसे पुराना भी कुछ याद नहीं था। अब वो अपने पापा का बिजनेस फिर से संभालने लगता है। कभी कभी जब बाहर घूमने जाना हो या पार्टी के लिए जाना हो, वो अक्सर छवि के साथ जाया करता था। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे दोनों के पापा भी काफ़ी खुश थे। लेकिन मिस्टर राजीव इस बात का खास ख्याल रखते थे कि रिधान अपनी दवाई लेना ना भूले। इसी बीच सृजा ने एक दिन नकुल से बातों ही बातों में एक्सीडेंट के बारे में पूछने की कोशिश की थी, पर नकुल ने बहाना बनाकर बात टाल दी थी। वो तब से रोज़ कोशिश करती पूछने की और साथ ही रिधान का पता लगाने की। एक दिन उसे भी पता चल गया कि रिधान वापस से अपने पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका है। उसे बस एक ही बात खाए जा रही थी कि इतना कुछ हो गया, पर रिधान ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नकुल रोज़ रोज़ सृजा को नए तरीके से परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ सोचता था, पर जब सच में परेशान करना हो तो वो उससे नहीं हो पाता था। यही बात उसे खाई जा रही थी कि वो सृजा को दर्द में क्यों नहीं देख पाता है। आखिर वो उसे यहाँ किस लिए ही लाया था कि उसे उसके गुनाह की सज़ा दे सके, हर पल तड़पा सके। सृजा शाम को गार्डन में टहलते हुए नकुल का इंतज़ार कर रही थी। उसने ठान लिया था कि आज वो सच जानकर ही रहेगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है, तो वो तेज़ी से हॉल में पहुंच जाती है। नकुल जैसे ही अंदर आता है, बैग रखकर सोफे पर बैठ जाता है। इतने में सृजा उसके लिए पानी ले आती है। नकुल जब सृजा को इतने मुस्कुराते हुए और पानी लाते हुए देखता है, तो समझ जाता है ये फिर कुछ पूछने वाली है। वो वहाँ से उठकर कमरे की तरफ जाने ही लगता है कि सृजा की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वहीं रुक जाओ नकुल शेखावत। नकुल हड़बड़ाकर वहीं रुक जाता है। सज्जा उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठाती है और ख़ुद उसकी बगल में बैठ जाती है। सृजा, बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली वाला खेल, अब मुझे सच जानना है, और पूरी बात सुने बिना ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही तुम। तो बिना समय बर्बाद किए बताओ क्या हुआ था उस दिन,
और रिदान कहाँ है? मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है, तभी मुझसे भागने की कोशिश करते रहते हो। नकुल उसकी तरफ देखता है, फिर ज़मीन की तरफ देखने लगता है, पर बोलता कुछ नहीं है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सृजा की आंखें नम हो जाती हैं। प्लीज़ बता दो जो भी पता है तुम्हें। पल पल मर रही हूँ मैं। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही तो कर रही हूँ, पर प्लीज़ मुझे बता दो ना सच क्या है। नकुल बिना भाव के उसकी तरफ देखता है, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, सच सुन पाओगी? सृजा का ध्यान एक बार भी अपने हाथ की तरफ नहीं जाता है। वो इस समय बस सच जानना चाहती थी, तो वो तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। नकुल, तुम्हारा एक्सीडेंट राजीव कपूर ने करवाया था। रिधान के पापा वही थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है तुमने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था। सृजा यह सुनकर हैरान हो जाती है। वो मुझे मारना चाहते थे तो रिधान को क्यों नुकसान पहुंचाया? नकुल, नफरत में अंधे हो गए थे वो। ऐसे करते करते वो उस एक्सीडेंट की और वहाँ से रिधान को ले जाने की पूरी बात बता देता है। फिर वो सृजा की तरफ देखता है, जो नम आँखों से उसे ही देख रही थी। सृजा, पर रिधान अब कहाँ है? और एक बार भी उसने मेरे बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? नकुल, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है और मुश्किल ही है कि कभी वापस आएगी। क्योंकि मिस्टर राजीव उसे ठीक होने की नहीं बल्कि ठीक ना होने की दवाई दे रहे हैं, जिससे उसके सब याद आने के चांसेस और कम होते जा रहे हैं। मिस्टर रहेजा की बेटी छवि से वो उसका रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, जिससे तुम उसे कभी याद ना हो। और उनका खेल काफ़ी सही भी चल रहा है। रिधान और छवि एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब आगे देखो क्या होता है। सृजा, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बेटे के साथ? अपने बिजनेस के लिए वो अपने बेटे को ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। नकुल, पैसा किसी से कुछ भी करवा सकता है। सृजा, एक बात पूछें, तुम मुझसे और रिदान से इतनी नफरत क्यों करते थे? हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम सबके साथ इतने अच्छे से रहते हो। मुझसे भी नफरत करते हो, पर कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। फिर क्या बात है? यह सुनते ही नकुल उसे घूरने लगता है। जो जानना चाहती थी बता दिया, अब अपने काम से मतलब रखो। ज़्यादा मेरे बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगता है, तो सजा तेज़ आवाज़ में बोलती है, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है, आखिर क्यों? ये जानने का हक है मुझे और मैं जानकर ही रहूँगी। नकुल बिना उसकी तरफ देखे, पर मैं तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए जो सोचना है सोच सकती हो, और अभी तक कुछ नहीं किया इसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ नहीं होगा। 11 महीने अभी तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, सो मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। सृजा कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसे जाते हुए देखती रहती है। घर से निकलकर नकुल सीधा एक बार में पहुंच जाता है। वो अक्सर जब गुस्सा या उदास होता था तो यहीं आ जाता था। वो काउंटर पर बैठता है और अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है। पुरानी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी और वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए चला जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। नशा उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो फ़ोन उठाता है और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है, कौन है? किस लिए फ़ोन किया? सामने से क्रिस की आवाज़ आती है, बॉस आपने ड्रिंक किया है क्या? और कहाँ हैं आप? नकुल कुछ नहीं बोलता है और फ़ोन वहीं काउंटर पर रखकर अपने लिए और ड्रिंक मंगवाता है। वहाँ खड़ा लड़का नकुल को जानता था, क्योंकि नकुल अक्सर आता रहता था, पर उसको इतने नशे में देख वो ड्रिंक देने से मना करने लगता है, तो नकुल लड़ झगड़कर एक बोतल उठा लेता है और पीने लगता है। उसका फ़ोन दोबारा बजता है, पर उसे कोई होश नहीं होता है, तो वो लड़का उसका कॉल रिसीव कर लेता है। लड़का, हेलो कौन? आप नकुल साहब को जानते हैं क्या? क्रस, तुम कौन हो? और बॉस, मेरा मतलब है नकुल कहाँ है? लड़का, साहब ने बहुत ज़्यादा नशा किया है, प्लीज़ इन्हें आकर ले जाइए ब्लू मून बार में। क्रस, ठीक है, प्लीज़ 5 मिनट उन्हें संभाल लेना, मैं आता हूँ। क्रस तेज़ी से कार ब्लू मून बार की तरफ भगा देता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ देर में वो वहाँ पहुँच जाता है और भागते हुए अंदर जाता है। काउंटर पर उसे नकुल बैठा दिख जाता है, जो नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था और साथ में हंस रहा था। क्रस जल्दी से उस बार का बिल चुकाता है और नकुल को संभालते हुए बाहर लाता है। उसे बिल्कुल होश नहीं था, वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, सृजा ने ऐसा क्यों किया? वो तो कितनी अच्छी है, अगर उसने नहीं मारा होता तो मैं उससे सच्ची में शादी कर लेता। बहुत प्यारी है वो,
फिर क्रस को हिलाते हुए कहता है, बताओ ना उसने ऐसा क्यों किया। क्रस उसे कार में बैठाता है और कहता है, किसी ने कुछ नहीं किया, आप आराम से बैठिए, हम घर चलते हैं, फिर आपको जो करना हो कर लेना, लेकिन अभी बिल्कुल शांत। नकुल सिर हिलाता है और मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाता है और जिस कार से नकुल आया था उसके ड्राइवर को घर आने को बोल देता है। क्रस ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट कर देता है। पीछे बैठा नकुल सृजा का नाम बड़बड़ा रहा था। क्रस खुद से कहता है, बॉस के अंदर जो बात छुपी है, लगता है आज निकालने का सही वक्त है। सृजा जी को देखकर शायद ये खुद ही सब कुछ बोल दें जो वो आज तक कह नहीं पाए हैं। सृजा अभी तक वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। रिदान और छवि के बारे में जानकर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो खुद से ही कहती है, रिदान मेरा प्यार इतना कमज़ोर था क्या जो तुम मुझे भी भूल गए और मेरे प्यार को भी। अब छवि वो जगह ले लेगी क्या। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो दरवाजे के पास आकर देखती है तो क्रस नकुल को संभालते हुए अंदर ला रहा था। नकुल इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सृजा उसको हैरानी से देखने लगती है और रास्ते से हट जाती है। क्रस उसे अंदर सोफे पर बैठा देता है तो सृजा उससे पूछती है, ये सब क्या है। क्रस, पता नहीं, मैंने तो बॉस को फ़ोन किया, तब वहाँ से वेटर से पता चला कि वह यहाँ है बहुत नशे में, तो मैं उन्हें लेने चला गया। शायद किसी बात से परेशान है। मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तो आप संभाल लेना। सृजा सिर हिलाती है और क्रस मुड़कर चला जाता है। जाते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सृजा नकुल को देखने लगती है जो बैठा मुस्कुराता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। वो उसे उठने के लिए कहती है। नकुल नहीं सुनता तो वो उसे हल्का सा डांट देती है। नकुल किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लेता है और उठ जाता है। सृजा को उसकी शक्ल देखकर हंसी आने लगती है, पर वो गुस्से वाला चेहरा बनाए रहती है और उसे कमरे में चलने के लिए कहती है। नकुल चुपचाप चलने लगता है, पर वो लड़खड़ा रहा था तो सृजा उसको संभाल लेती है। नकुल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, पर सृजा सामने देखते हुए उसे संभाल कर कमरे में ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। फिर वो सिर हिलाकर उसका कोट और शूज भी निकाल देती है और उसे सोने के लिए कहती है। यह सुनते ही नकुल मुंह बनाता है, पर सृजा उसकी तरफ देखे बिना लाइट्स बंद करके वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे लगता है जैसे उसका दुपट्टा कहीं फंस गया है। वो मुड़कर देखती है तो नकुल ने उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था। वो वापस से लाइट्स ऑन करती है और नकुल की तरफ देखने लगती है, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। नकुल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। सब चले जाते हैं मुझे अकेला छोड़कर, तुम मत जाओ ना। सृजा को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि अकेलापन क्या होता है यह वो जानती थी। वो बेड के सिरहाने बैठ जाती है और उससे कहती है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम सो जाओ अभी। नकुल सिर हिलाता है। सृजा इधर उधर देखने लगती है। नकुल ने मना किया था, इसलिए वो कभी इस कमरे में नहीं आई, पर आज पहली बार आई थी तो सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। पूरा कमरा सफ़ेद और आसमानी रंग की चीज़ों से सजा हुआ था। नकुल, तुम इतनी अच्छी हो तो बुरे काम क्यों करती हो। सृजा नकुल की यह बात सुनते ही हैरानी से उसे देखने लगती है और उससे पूछती है, मैंने कौन सा बुरा काम किया है। नकुल नम आँखों से, तुम खूनी हो ना, तुमने खून किया है ना। यह सुनते ही सृजा घबरा जाती है और लड़खड़ाती जवाब में कहती है, ना, नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। नकुल, तुमने जिया को मारा है, तुम बुरी हो, तभी मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए लाया हूँ। तुम बुरी हो, बुरी। इतना कहते हुए नकुल पर नींद हावी होने लगती है, जबकि सृजा यह बात सुनकर बहुत घबरा चुकी थी। वो नकुल के कंधे पर पकड़कर हिलाने लगती है। कौन हो तुम, कैसे पता तुम्हें यह सब, उठो प्लीज़ बताओ। नकुल नहीं उठता, क्योंकि अब वह नशे की वजह से गहरी नींद में जा चुका था। सृजा अपने कमरे में जाती है और बेड के पास नीचे कोने में बैठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सृजा कमरे के कोने में बैठी बार बार यही बोल रही थी, मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। और अचानक से उसका सिर भारी होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि सृजा की क्या हालत थी इस समय। नकुल भी नशे की वजह से आराम से सो रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जो बात छुपा रहा था, जाने अनजाने में उसने वही बात सृजा को बता दी है। पूरे घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, शायद तूफान से पहले की शांति। लेकिन इतनी रात में कहीं शोर था
तो वो छवि और रिधान के दिल में। दोनों एक होटल में बैठे डिनर कर रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही थी। खाने के बाद दोनों डांस करने लगते हैं और पता नहीं अचानक से छवि को क्या हुआ था। वो रिधान के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। रिधान यह देखकर बहुत खुश होता है और उसे उठाकर गले से लगा लेता है, पर उसके मन का एक कोना शायद दुखी था, बहुत दुखी। रिधान को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसा ऐसे कुछ पहले हुआ है। वो ऐसे ही छवि की तरह किसी के सामने बैठा है और वो सिर झटकता है और छवि की आंखों में देखने लगता है। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आ रहा था। मिस्टर रहेजा भले बिजनेस के लिए ये सब करना चाहते थे, पर छवि इन सब से दूर सच में रिधान से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे रिधान के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और रिधान तो था ही सब चीज़ों से अनजान। एक तरीके से वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ सृजा को वो जानता ही नहीं था। आज सृजा की ज़िंदगी में बहुत तूफान आए, जिसका सृजा पर क्या असर होगा यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। अगली सुबह विधि नीचे छोटे मोटे काम निपटा रही थी और उसकी नज़र बार बार सृजा के कमरे की तरफ थी। तभी दूसरी तरफ से नकुल नीचे आता है और सिर पकड़े सोफे पर बैठ जाता है। फिर तेज़ आवाज़ में बोलता है, सुजाता दी, प्लीज़ एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। कुछ ही देर में वो कॉफ़ी का कप नकुल के सामने रख देती है। उसका सिर फटा जा रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं याद था कि कल उसने क्या क्या किया है। कॉफ़ी पीने के बाद उसकी नज़र विधि पर जाती है, जो सृजा के कमरे की तरफ देख रही थी। नकुल उससे पूछता है, क्या हुआ? वहाँ क्या देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? विधि नामे गर्दन हिलाती है और सिर नीचे झुकाकर कहती है, नहीं, वो सृजा दीदी अभी तक नीचे नहीं आई ना। इस समय तक तो वो रोज़ आ जाती थी, तो बस वही देख रही थी। नकुल को यह सुन थोड़ा गुस्सा आता है। तो जाओ उठाओ उसको, दिन निकल आया है, अभी तक सो रही है। कुछ काम नहीं है क्या उसे? विधि सिर हिलाती है और भागकर ऊपर कमरे में पहुंच जाती है, पर सामने बेड पर उसे सृजा नहीं दिखती। तो वो बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ का दरवाज़ा भी खुला था। वो बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र कोने में खिड़की के पास जाती है, जहाँ किसी का पैर नज़र आ रहा था। विधि उधर जाती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सृजा बेहोश हुई पड़ी थी, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है सृजा का शरीर बहुत तप रहा था। चिल्लाने लगती है, नकुल सर। वो तेज़ी से, सर, नकुल सर, जल्दी आइए। नकुल उसकी आवाज़ सुनकर इरिटेट हो जाता है, पर विधि इतनी बार आवाज़ लगाती है और उसकी आवाज़ में घबराहट सी लग रही थी, तो नकुल भागता हुआ कमरे की तरफ जाता है। कोने में बैठी विधि पर उसकी नज़र जाती है तो अंदर आते हुए उससे कहता है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? जैसे ही वो उसके पास पहुंच जाता है, सृजा को ऐसे देख हैरान हो जाता है। तो विधि उससे कहती है, जब मैं कमरे में आई, दीदी यहीं गिरी पड़ी थी और इनका शरीर भी बुखार में तप रहा है। नकुल विधि को वहाँ से हटाता है और सृजा को बेड पर लिटाकर विधि से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। जिनसे सृजा का ट्रीटमेंट चल रहा था, विधि उनको फ़ोन करती है और जल्द से जल्द आने के लिए कहती है। नकुल को अभी भी हल्का हल्का सरदर्द महसूस हो रहा था। वो बगल में खड़ी विधि की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, मैं नहाकर आता हूँ। अजीब सा लग रहा है और मेरे आने से पहले डॉक्टर आ जाएं तो मुझे आवाज़ लगा देना। विधि कुछ नहीं कहती है, बस सृजा की तरफ देखती रहती है। नकुल उठता है और एक बार सृजा की तरफ देखकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने कमरे में आकर सिरदर्द की दवाई लेता है और कपड़े लेकर जल्दी से नहाने चला जाता है। कुछ ही देर में वो वापस से सृजा के कमरे में जाता है, जहाँ विधि सृजा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी, पर डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। तो नकुल कमरे से बाहर निकलकर गुस्से में दोबारा डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कॉल रिसीव करते हैं तो नकुल उन पर चिल्लाने लगता है, कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई है, कब आएंगे? जब सृजा की हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर, देखिए नकुल जी, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी मेंटली पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसी वजह से कुछ हो गया होगा। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, 5 मिनट में। नकुल ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है और आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है और फिर खुद से कहता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, अचानक से इतना गुस्सा करने लगता हूँ मैं। वो सिर हिलाता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और सृजा को चेक करते हैं। फिर नकुल से कहते हैं, ये दवाई मंगवा लीजिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है,
शायद इन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया होगा, तभी इस तरह से बेहोश हो गई है। मैंने कहा था इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिएगा, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। नकुल डॉक्टर के साथ बाहर आता है और अपने गुस्से के लिए सॉरी बोलता है, तो डॉक्टर उससे कहते हैं, कोई बात नहीं नकुल जी, जब अपना कोई चाहने वाला इस हालत में हो तो गुस्सा आ ही जाता है। आप भी अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करते हैं, शायद इसलिए आपको भी गुस्सा आ गया। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा उनका। नकुल डॉक्टर की कई बातों के बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है, आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तभी कृष्ण अंदर आता है और नकुल से पूछता है, बॉस आप ठीक हो ना? कल की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई आपको? नकुल, मुझे क्या हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िलहाल तुम जाओ और ये जो दवाइयाँ लिखी हैं ले आओ जल्दी से। कृष्ण, आप ठीक हैं तो ये किसकी दवाई है और डॉक्टर क्यों आए थे? नकुल, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, फ़िलहाल तुम जाओ जल्दी से, आकर बात करते हैं। कृष्ण सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। नकुल वापस से कमरे में जाते हुए खुद से बातें करने लगता है। ये कृष्ण भी पता नहीं क्या बोल रहा था और सृजा की हालत भी मेरी वजह से ही हुई है। डॉक्टर ने मना किया था स्ट्रेस लेने के लिए, फिर भी कल मैंने रिदान के बारे में वो सब बता दिया। इसी बात की वजह से स्ट्रेस हो गया होगा उसे। नकुल कमरे में देखता है सृजा को हल्का सा होश आने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक्सीडेंट था वो। नकुल को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वो विधि को जाने के लिए कहता है और ख़ुद उसकी बगल में बैठ जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।